नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही ज़रूरी कानून पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा कानून जो हमारी कुदरत के अनमोल खजाने की हिफाजत के लिए बनाया गया है। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, अगर भारत की पूरी प्रकृति एक बहुत बड़ी जीती जागती लाइब्रेरी हो जिसमें लाखों करोड़ों अनमोल किताबें हों, तो सवाल ये उठता है कि इस लाइब्रेरी को लूटने से या बिना इजाज़त के इस्तेमाल होने से कैसे बचाया जाए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जैविक विविधता या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आखिर है क्या। देखिए, इसका मतलब सिर्फ कुछ अलग अलग तरह के जानवर या पेड़ पौधे नहीं हैं, बल्कि ये तो जीवन का पूरा ताना बाना है। इसमें छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़े बड़े जंगल, समंदर के अंदर की दुनिया सब कुछ शामिल है, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, अब जरा इस कानून की जड़ों तक चलते हैं। ये आखिर बना कैसे? इसकी कहानी एक ग्लोबल आइडिया से शुरू होती है, जो आखिरकार भारत में एक राष्ट्रीय कानून की शक्ल लेता है। देखिए, ये सब शुरू हुआ साल 1992 में, जब दुनिया के कई देशों ने मिलकर एक वादा किया, जिसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। इसी वादे को निभाने के लिए भारत ने ठीक 10 साल बाद 2002 में अपना खुद का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बनाया, और फिर इसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए 2010 तक अलग अलग राज्यों ने अपने नियम भी तैयार कर लिए। अच्छा, तो इस कानून के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? असल में इसके 4 बड़े मकसद हैं। पहला, हमारी कुदरती विविधता को बचाना। दूसरा, ये पक्का करना कि हम इन संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे करें कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचें। तीसरा, इनसे होने वाले फायदों का सबके बीच बराबर और सही बंटवारा हो। और चौथा, हमारे पुरखों के पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करना। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा कानून देश भर में काम कैसे करता है। इसके लिए एक बहुत ही सोचा समझा 3 लेवल का सिस्टम बनाया गया है, जो इस पूरे एक्ट की रीढ़ की हड्डी है। इसे समझना बहुत आसान है। देखिए, सबसे ऊपर नेशनल लेवल पर है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, यानी एनबीए। इसका काम है विदेशी कंपनियों या लोगों को हमारे जैविक संसाधनों के इस्तेमाल की इजाजत देना। फिर आते हैं राज्य, जहां स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड यानी एसबीबीज हैं। ये भारतीय नागरिकों और कंपनियों के लिए नियम कानून देखते हैं। और सबसे आखिर में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है लोकल लेवल। यहाँ बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज यानी बीएमसीज होती हैं, जो गांव-गांव में संरक्षण को बढ़ावा देती हैं और अपने इलाके की सारी जैविक विविधता का एक रिकॉर्ड रखती हैं। चलिए, अब इस कानून के 2 सबसे अहम हिस्सों को समझते हैं, जिन्हें हम खेल के नियम भी कह सकते हैं। यानी इन प्राकृतिक संसाधनों तक किसकी पहुंच होगी और इससे जो भी फायदा होगा उसे बांटा कैसे जाएगा। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इस कानून ने बदला क्या है। पहले क्या होता था? बायोपायरेसी का बहुत बड़ा खतरा था। मतलब कोई भी विदेशी कंपनी आती, हमारे किसी पौधे या पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करती और सारा मुनाफा खुद रख लेती थी। स्थानीय लोगों को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब इस कानून के तहत किसी भी इस्तेमाल से पहले सरकार से इजाज़त लेना ज़रूरी है, और ये भी तय किया जाता है कि फ़ायदे का एक हिस्सा उन स्थानीय लोगों तक भी पहुंचे जिन्होंने सदियों से उस ज्ञान और संसाधन को सहेज कर रखा है। तो ये सब तो हुई कानून और नियमों की बातें, पर असल जिंदगी में आम लोगों के लिए इस कानून का क्या मतलब है? ये कानून सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसका सीधा असर हमारी प्रकृति और लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। और बात सिर्फ पर्यावरण की ही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की अदालतों ने भी ये माना है कि जैविक विविधता का संरक्षण हमारे जीने का अधिकार यानी आर्टिकल 21 का एक हिस्सा है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक साफ सुथरा और स्वस्थ पर्यावरण हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये कानून हमारी बेशकीमती प्रकृति और इकोसिस्टम की रक्षा करता है। ये हमारे जैविक संसाधनों की अवैध लूट को रोकता है। ये स्थानीय लोगों को संरक्षण के काम में भागीदार बनाता है और एक ऐसे भविष्य की नींव रखता है जो टिकाऊ हो। कुल मिलाकर ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हमारी कुदरत को बचाने और उसके सही इस्तेमाल के लिए एक मजबूत कानूनी कवच की तरह काम करता है। लेकिन आखिर में एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, कानूनी ढांचा तो मौजूद है, पर जमीन पर हकीकत में सच्चा संरक्षण कैसा दिखता है? इसे असलियत में बदलने के रास्ते में असली चुनौतियां क्या हैं?